हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस स्मार्ट क्लासेस में। मैं अर्चना सिंह। आज हम बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र का पार्ट 3 देखेंगे, जिसमें सीटेट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और नंबर लिखकर सेंड कीजिए, जिससे आपको हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और इससे रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो सकेंगे। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सिद्धांत का अर्थ यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं? क्या कह रहा है यहाँ पे? बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये किसने कहा था? मैस्लो ने। मैस्लो ने कहा था कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमानों में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है, उससे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों, प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। यहाँ पे बोला है समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे किस प्रकार की अपेक्षाएं की जा सकती हैं। यहाँ पे बोल रहा है अच्छी श्रेणियां पाई जा सके। श्रेणियां पाना, अंक पाना, रटना, ये सभी नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ये नहीं होगा। बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। सी, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ये भी नहीं होगा, क्योंकि समाज में बहुत सारे नियम होते हैं। सारे नियम ऐसे नहीं होते जो माने ही जा सकें। कुछ सही नियम होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं। सी नहीं होगा। डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। विद्यालय में बच्चों को बहुत कुछ सिखाया जाता है, बहुत कुछ प्रदान किया जाता है और प्रत्येक बच्चे अलग अलग पृष्ठभूमि के होते हैं, तो बच्चों को अपनी पृष्ठभूमि के अनुसार ही विद्यालय की सिखाई गई बातों को ग्रहण करना चाहिए। तो ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय रूप से भागीदारिता का निर्वाह करें और समाज में जो कौशल हैं, समाज के जो मूल्य और मानदंड हैं, उनको ग्रहण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 14 वर्षीय राधिका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन, परिपक्वता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 14 वर्षीय जो ये राधिका है, ये किस अवस्था में है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 13 से 18 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, सभी विद्यालयों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। डी, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। विद्यालय आधारित आकलन इसलिए प्रारंभ किया गया था ताकि सभी जो विद्यार्थी हैं उनका संपूर्ण रूप से विकास निश्चित किया जा सके। विद्यालय आधारित जो आकलन होते हैं वहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया होती है। उसमें अध्यापक अपने छात्रों के संज्ञानात्मक और सह संज्ञानात्मक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन नियमित रूप से करते हैं। ये जो आकलन होते हैं ये अंक देने या प्रमाण पत्र देने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि ये छात्रों की त्रुटियों में सुधार करने के लिए, उनका निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण कार्य कराने के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित नहीं है? कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है, अपितु इसका संवर्धन करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित होती है, तभी तो चीज़ों को सीखते हैं। डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए, ना कि सुनना चाहिए। जॉन डीवी जो हैं इनके अनुसार ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जॉन डीवी का जो कथन है
वह क्या कहते हैं कि विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभेद लाभकारी नहीं हैं क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। हानिकारक हैं क्योंकि इनसे विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। अनुपयुक्त हैं क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। लाभकारी हैं क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त रखते हैं। कक्षा में जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं, व्यक्तिगत विभेद मतलब प्रत्येक बच्चे में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं, तो कक्षा में जो व्यक्तिगत विभेद होते हैं वह लाभकारी होते हैं क्योंकि ये विद्यार्थी के संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त रखते हैं। अध्यापकों को जो व्यक्तिगत विभेद को संसाधन के रूप में समझना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जाता। क्यों वैध नहीं माना जाता? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण समान बुद्धि जी के अनुकूल नहीं है। सामान्य बुद्धि मतलब जनरल और एक विशिष्ट बुद्धि स्पेशल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। इन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी और कहा था कि ये जो 7 प्रकार की बुद्धि होती है ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है। प्रत्येक व्यक्ति जो अलग अलग तरह की उनकी बुद्धि होती है, तो उन्होंने कहा था कि तो यह वैध क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। भिन्न भिन्न बुद्धि वाले जो लोग होते हैं उनका मापन संभव नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबद्ध नहीं है? प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना। ABC ये जो 3 पॉइंट हैं, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी भी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना और प्रश्नोत्तरी को संचालित करना, ये तीनों जो पॉइंट हैं विद्यार्थियों के आकलन के लिए हैं। इन तीनों द्वारा ही शिक्षक अपने विद्यार्थियों का आकलन करता है। जबकि ये जो डी पॉइंट है, स्व आकलन के कौशलों को प्रतिमानित करना, इसका तात्पर्य यह हुआ कि शिक्षक अपने छात्र में स्वयं अपना आकलन करने का गुण विकसित कर रहा है। मतलब क्या हुआ? ABC जो हुए इसमें शिक्षक अपने छात्रों का आकलन शिक्षक करता है और डी इसमें शिक्षक छात्रों में ऐसा गुण विकसित करता है कि वो खुद अपना आकलन कर सकें। तो इसमें कौन सा अन्य विकल्पों से भिन्न है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है व दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। यहाँ पे वह होगा। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? अधिकाधिक सामान्यीकरण, सरलीकरण, विकासात्मक अत्यधिक संशुद्धता। एक बच्चा जो है वह अपनी भाषा मातृभाषा के रूप में सीख रहा है और दूसरा बच्चा जो सीख रहा है वह मातृभाषा को द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। मतलब दोनों की उम्र में अंतर होगा। पहला बच्चा जो होगा वह या तो शैशवावस्था में होगा या तो पूर्व बाल्यावस्था में होगा और जो दूसरा बच्चा होगा वह या तो उत्तर बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में। मतलब पहला वाला बच्चा छोटा होगा और दूसरा वाला बच्चा बड़ा होगा। तो ऐसी परिस्थिति में दोनों किस प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसी परिस्थिति में दोनों बच्चे जो हैं वह विकासात्मक त्रुटि कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के जो विकासात्मक चरण हैं वो अलग अलग अवस्था में हैं। दोनों की अवस्थाओं में काफ़ी अंतर है, इसलिए विकासात्मक प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं तथा कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं।
अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यहाँ पे होगा वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। डी, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्क की शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। जो अधिक प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वह कभी कभी अपने आप को कुछ ज़्यादा ही होशियार समझ लेते हैं और वो पाठ्यक्रम को बहुत ही आसान समझ लेते हैं, जिसके कारण वो भी कभी कभी उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी में आ जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सकें? ऑप्शन नंबर ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है, क्या कारण है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते, कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल ना बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक ना लेने हेतु नैतिक निर्णय। कुछ बच्चे होते हैं जो निस्सहाय हो जाते हैं कि अब हम ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्यों होता है ऐसा? ऑप्शन नंबर ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं होते हैं। जब बच्चे ये सोच लेते हैं कि अब हम सफल होंगे ही नहीं, तब वे निस्सहाय हो जाते हैं। अगर वे किसी कार्य को करते रहेंगे, एक बार में नहीं होगा तो दो बार या 4 बार में वो कार्य हो ही जाएगा। लेकिन अगर वे मान लेते हैं कि अब हम सफल हो ही नहीं सकते, तो वे उस कार्य को करना ही छोड़ देते हैं और निस्सहाय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें, मोबाइल फ़ोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त कॉल पर रोक लगाएं, जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाएं उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करें, घर पर उसको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दें। बार बार वह एक बच्चा लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त कर रहा है, तो उसके लिए अभिभावकों को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। ऐसा करने से क्या होगा कि बच्चे की जो अधिगम में आने वाली कठिनाइयां हैं उनको पहचान करके उसका सुधार किया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकी, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकी तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, पारस्परिक शिक्षण। इसका राइट आंसर हो जाएगा विभेदित अनुदेशन। विभेदित अनुदेशन जो होता है इसे अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। विभेदित अनुदेशन शिक्षण की वह विधि होती है जिसमें अधिगम के स्रोतों, साधनों एवं सामग्रियों को नियोजित और संगठित करने का प्रयास इस प्रकार किया जाता है जिससे सीखने तथा शिक्षण के सुनिश्चित उद्देश्यों तक पहुंचा जाए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष बाद वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निम्न स्तरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
विभेद व एकीकरण जो होता है वह विकास का लक्षण होता है। एक ही प्रकार के इसमें क्या होता है, एक ही प्रकार के संवेग उत्पन्न होने पर भी व्यक्ति अपने विकास, परिपक्वता तथा अनुभव के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की प्रक्रिया कर सकता है। इसलिए बच्चा जब 2 वर्ष के बाद जाता है तब अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंची कलाकार बनना चाहता है। उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा? यहाँ पे बोल रहा है सबसे कम प्रेरक। ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। बी, अपने रंगमंची कलाकार साथियों के साथ समानुभूतिपूर्ण, स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। सी, उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे वह प्रफुल्लित होता है। डी, संसार के श्रेष्ठ रंगमंची के कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। सबसे कम प्रेरक कौन सा होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में अगर वह छात्रवृत्ति पाने के लिए बस कलाकार बनना चाहता है तो वह सबसे कम प्रेरक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। यहाँ पे बोला है परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना, तो ये तो होगा ही नहीं। बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। सी, समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। अब किसी एक ही अनुदेशन पद्धति पर अगर टिके रहेंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे और उससे सीखना बंद कर देंगे। कालांश की अवधि को 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि कोई भी विषय वस्तु को अगर बहुत ज़्यादा देर तक पढ़ाया जाए तो बच्चे की रुचि उसमें ख़त्म हो जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहायता देना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना। बी, निरंतर गृह कार्य देते रहना। सी, सीखने वालों द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। डी, विद्यार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें बोला है कौन सा उपयुक्त है। अगर लंबे समय तक बच्चे निष्क्रिय रूप से सुनते रहेंगे तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सक्रिय शिक्षण पर बल दिया जाता है। निरंतर गृह कार्य देते रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि रोज ही गृह कार्य दिया जाए। सी, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को कुछ छूट भी देना चाहिए जिससे वे क्या सीखना है, कैसे सीखना है, वो खुद से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए एक गंभीर टिप्पणी देना चाहिए। बी, शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है, इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए। सी, जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। डी, व्याख्यान पर अधिक बल देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश करते हैं तो शिक्षक को बीच में उनकी त्रुटियों को ठीक नहीं करना चाहिए। किसी भी शिक्षक से विद्यार्थी जब कुछ कह रहे हों तो उन्हें शिक्षक को उसे ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और विद्यार्थी को अपने बात कहने के लिए काफ़ी समय प्रदान करना चाहिए, जिससे वो जो भी बोल रहा हो पूरा बोल सके और शिक्षक उसे आराम से सुनता रहे। अगर शिक्षक विद्यार्थियों के बोलते समय बीच में कुछ बोल देते हैं तो उनका बोलना रुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिगम निर्योग्यता एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है, जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति को हानि करे। डी, समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। अधिगम जो निर्योग्यता होती है वह एक चर अवस्था होती है। यह किसी व्यक्ति के विकास में किसी प्रकार की कमी को इंगित करता है।
अधिगम निर्योग्यता से जो बच्चे जूझ रहे होते हैं उनमें लिखने, पढ़ने, बोलने, सुनने, गणित से संबंधित आदि समस्याएं पाई जाती हैं। इनको अलग अलग नाम भी दिया जाता है। इससे रिलेटेड हम एक वीडियो देंगे आपको, उसमें आपको ये सब समझाएंगे भी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीटी शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने विद्यार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक है? शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करेंगे। शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्र रक्षण क्या होता है? उस क्षेत्र से संबंधित, जैसे क्रिकेट के खेल में सुधारना चाहते हैं तो क्रिकेट खेल से संबंधित। शिक्षक द्वारा किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि वह अपने जो शिक्षार्थी हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाएं, साथ ही उनका परीक्षण भी लें। तो पीटी के शिक्षक जो होंगे वह शिक्षार्थियों को क्रिकेट खेल खिलवाना चाह रहे हैं तो क्रिकेट से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करवाना चाहिए उनको। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ को ... के योग्य बनाती है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण के समय विद्यार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने। बी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता। सी, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन भर में कैसे सुधार कर सकते हैं। डी, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मानव बुद्धि एवं विकास की समझ विविध विद्यार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। एक शिक्षक किसी भी छात्र की बौद्धिक स्तर का आकलन करने के लिए मानव बुद्धि व विकास को ही आधार मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच गाइज़।